हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इंडियन ओशियन के विषय में और बात इसकी करेंगे कि इसकी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो इतनी महत्वपूर्ण है कि ये लगातार न्यूज में बना रहता है। और अभी आप देखेंगे कि इस तरीके के जो न्यूज आर्टिकल्स हैं वो आपको इंडियन ओशियन पर देखने के लिए मिल जाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए इंडियन ओशियन, द इंपेरेटिव न्यू दिल्ली स्ट्रेटजी फॉर इन्फ्लुएंस एंड सिक्योरिटी एट सी। दूसरा है आर्टिकल है इंडिया जापान पार्टनरशिप एनहांसेस द स्टेबिलिटी इन इंडो पैसिफिक, एस जयशंकर। एक आर्टिकल यहां पे है, देखेंगे ये इंडिया यूएसए टू एक्सपेंड द ऑपरेशनल एंगेजमेंट इन इंडो पैसिफिक। एक ये है मैरीटाइम सिक्योरिटी, द टेरर अमंग द चैलेंजेस फॉर इंडिया ऑस्ट्रेलिया, जयशंकर। इसी तरीका से ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, यानी कि इंडो पैसिफिक या इंडियन ओशियन इतना महत्वपूर्ण क्यों है आप देखेंगे। चाहे तो चाइना हो, जापान हो, अमेरिका हो, और जो महाशक्ति हैं वो उनका जो फोकस है वो इंडियन ओशियन पर है। और इंडियन ओशियन पर होने का कारण क्या है, हम इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे। ये आपका जो आर्टिकल है ये PSIR ऑप्शनल या फिर आपकी जो IR है इंटरनेशनल रिलेशन, उनमें काम आ जाएगा। और सामान्य जानकारी में तो ये महत्वपूर्ण है ही कि आपको एक अपने देश की और अपने आसपास की सामान्य जानकारी होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, हम हिंद महासागर, हिंद प्रशांत सागर की विषय में बात करेंगे। सबसे बड़ी चीज जो है वो है इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन, और साथ ही साथ पूरे विश्व का 90% तेल और व्यापार, यानी कि 50% दुनिया का व्यापार और 90% तेल का व्यापार इसी से होकर जाता है। अब आप समझ रहे हैं कि 90% तेल, यानी कि जो आज भी एक परंपरागत देखा है तो ऊर्जा का स्रोत है, 90% वो, प्लस 50% दुनिया का व्यापार जिस ओशन से होकर के जाता है उसका नाम है इंडियन ओशियन। और साथ ही साथ में ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन इसकी इस प्रकार की है कि पूरी दुनिया के लिए ये एक महत्वपूर्ण लोकेशन बन जाती है, और इसीलिए ये बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है। और भारत भी एक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है, और हमारी जो नेवी है वो भी एक बहुत स्ट्रांग नेवी है। इसलिए ये हमारे लिए भी, और साथ ही साथ एकमात्र दुनिया का ऐसा ये ओशियन है जिसका नाम किसी देश के नाम पर है, इंडियन ओशियन। वाकई आपको दुनिया में कहीं पे ऐसा नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आप देखते हैं और इसको जानते हैं। विश्व व्यापार का महामार्ग है ये, 50% व्यापार और 90% तेल व्यापार यहां से होकर के जाता है। भारत का दृष्टिकोण स्वतंत्रता, खुला और समावेशी। भारत का जो दृष्टिकोण है इसे लेकर के क्या है कि स्वतंत्र हो, यानी कि यहां पर आवाजाही स्वतंत्र हो, लेकिन यहां पर प्रभाव और वर्चस्व भारत का हो। खुला हुआ क्षेत्र है और समावेशी और इंक्लूसिवनेस जो है, इसे लेकर के भारत का एक अपना दृष्टिकोण है। भारत एक बहुपक्षीय व्यवस्था चाहता है। भारत एक क्या मल्टीपोलर वर्ल्ड चाहता है। यूनिपोलर वर्ल्ड भारत नहीं चाहता, ना भारत के वो हित में है। और विश्व शांति भी जो है वो मल्टीपोलर वर्ल्ड से ही आएगी, क्योंकि शक्तियों का संतुलन जब बनेगा तभी जाकर के वैश्विक शांति की ओर हम अग्रसर हो सकते हैं। और यही भारत का जो है दृष्टिकोण भी है। और आप सुनते भी होंगे हमारे प्रधानमंत्री बार बार बोलते हैं कि हम जो है वो विश्व शांति के लिए कार्य कर रहे हैं। विश्व में शांति होगी तभी डेवलपमेंट होगा, और प्रधानमंत्री का जो गोल है वो है डेवलपमेंट। उनका 11 साल का कार्यकाल भारत में भी आप देखेंगे तो डेवलपमेंट और सिर्फ डेवलपमेंट है। और विश्व को भी वो यही संदेश देते हैं। प्रमुख चुनौतियां और क्षमता और स्पष्टता। नौसैनिक क्षमता की कमी और हिंद प्रशांत की स्पष्ट परिभाषा का अभाव भारत के लिए बाधा है। वो कह रहा है कि अभी जो हमें एक लॉजिस्टिक चाहिए अपनी नेवी को उस लेवल पर ले जाने के लिए जहां दुनिया की महाशक्ति चाइना और अमेरिका और रसिया का भी इस महाक्षेप है, उस लेवल पर जाने के लिए हमारे पास अभी वो लॉजिस्टिक नहीं है, या वो हम इंडिपेंडेंसी हासिल नहीं कर पाए हैं, उसकी तो कमी है। ये चैलेंज है। और दूसरा कि इंडियन ओशियन का कोई बाउंड्री इस तरीका से डिफाइन नहीं है कि इंडियन ओशियन कहां तक है, समझ गए। तो एक बाउंड्री डिफाइन नहीं होना, परिभाषित नहीं होना इंडियन ओशियन का, ये एक हमारे लिए चैलेंज है। भारत की पहल नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। और भारत आपने देखा होगा कि आसपास अपने क्षेत्र में कहीं पे भी किसी भी देश में किसी भी प्रकार की कोई कैलेमिटी आती है, कोई डिजास्टर आता है, तो भारत वहां पर फर्स्ट नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है। भारत समुद्री डोमेन जागरूकता बढ़ाकर क्षेत्र में एक शुद्ध सुरक्षा प्रदाता के रूप में उभरा है। और जो समुद्री डकैत होते हैं, जो जितने भी माल है, मालवाहक पोत जो होते हैं, उनको लूट लेते हैं, वहां पर भी भारत
नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, चाहे वो सोमालिया के डाकू रहे हों, चाहे और किसी भी देश के किसी भी प्रकार की अगर किसी भी तरीका की कोई परेशानी है तो भारत उसमें सबसे आगे है। अब मैं आपको विस्तार से ऐसा बताता हूं, इंडो पैसिफिक का भविष्य है, भारत की दुविधा और अवसर। भारत के सामने दुविधा भी है, भारत के सामने अवसर भी है। भारत के सामने दुविधा किसे लेकर के है कि हम एक 140 करोड़ का देश है और एक डेवलपिंग कंट्री है, तो हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका हमको यूज करना होगा वेरी जुडिशियस, यानी कि बहुत ज्यादा देखभाल करके। हमें अपने देश को विकास भी करना है और हमें अपना जो डिफेंस है, अपना जो लॉजिस्टिक है, अपना जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है उसको भी संतुलित बना करके चलना है। ये तो हमारे सामने चैलेंज है। अवसर क्या है? अवसर है क्योंकि हम तीन साइड से हमारे पास समुद्र है, हम तीन साइड से समुद्र है और एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण भारत की है। ये हमारे पास अवसर है। द्विध्रुवीय प्रतिद्वंदिता, बौद्धिक संकट और बहुपक्षीय नेतृत्व के नए युग के बीच भारत की सामरिक राह का विश्लेषण हम यहां पर करने वाले हैं। तात्कालिक संकट, जब व्यापार तनाव भू राजनीतिक से टकराता है, जैसे कि अमेरिका और भारत के बीच, अमेरिका और भारत के बीच व्यापार वार्ता कमजोर पड़ गई है क्योंकि भारत अपने राष्ट्रीय हितों, विशेषकर किसान, पशुपालक और मछुआरों से समझौता करने को तैयार नहीं है। क्योंकि अमेरिका के साथ हम ट्रेड डील कर सकते हैं, लेकिन हम अमेरिका से उन पक्षों में ट्रेड डील नहीं कर सकते जहां पर भारत जो है, जहां भारत के किसानों के और भारत के जो पशुपालक हैं उनके, मछुआरे, इनके हित आपस में जुड़े हुए हों। क्यों? क्योंकि अमेरिका बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, वो ला करके यहां पर सस्ते दामों पर भी डंप कर देगा वस्तुओं को, फिर हमारे पास और हमारे जो किसान हैं उनके पास इंसेंटिव ही नहीं रह जाएगा कि वो अपने माल को कंपीट कर पाए अमेरिका के माल से। इसीलिए भारत जो सरकार है वो अपने इन किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए ट्रेड डील फाइनल नहीं कर पा रही है अमेरिका की शर्तों पर। ठीक है, अगर बीच का रास्ता निकलेगा तो पक्का हो जाएगा। और यही कारण है कि आप देख रहे हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो लगातार भारत पर कितने सारे टैरिफ्स लगाए जा रहे हैं, लेकिन उससे कुछ होने जाना है नहीं। इस गतिरोध का सीधा और सबसे बड़ा परिणाम इंडो पैसिफिक क्षेत्र और क्वाड की गतिशीलता पर पड़ रहा है। क्वाड जो है आपको पता है, क्वाड 4 देशों से मिलकर के बना है, उसमें 4 देश हैं, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और अमेरिका। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है कि अमेरिका का जो उसे देखने का जो नजरिया है वो अलग है और भारत का जो नजरिया है वो बिल्कुल अलग है। अमेरिका क्वाड को देखता है एक चाइना को बैलेंस करने के नजरिए से और साथ ही साथ देखता है उसको सैन्य दृष्टि से, यानी कि मानता है कि भाई एक सैन्य दृष्टि की तरीका से हमने इसे बनाया। लेकिन भारत ऐसा नहीं देखता। भारत इसको देखने का जो नजरिया है वो अलग है। यह स्थिति हमें यह जांचने के लिए मजबूर करती है कि इंडो पैसिफिक की नींव कितनी स्थिर है। इंडो पैसिफिक विश्व की आर्थिक और सामरिक जीवन रेखा है। क्यों है? जैसा कि मैंने बताया, 90% से अधिक तेल का व्यापार, 80% से अधिक भारत का अंतरराष्ट्रीय व्यापार, यानी कि अगर वैसे देखा जाए तो 80% से अधिक भारत का जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार है वो यहां से होकर के जाता है, तो हमारे लिए तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और 50% वैश्विक व्यापार, भारत का 80% व्यापार और विश्व का 50% व्यापार, और टोटल अगर देखा जाए तो 90% तेल व्यापार इसी समुद्र से होकर के जाता है। यह क्षेत्र केवल एक भौगोलिक स्थान नहीं है बल्कि वैश्विक वाणिज्य और सुरक्षा का केंद्र है। यहां होने वाली कोई भी घटना अस्थिरता पूरी दुनिया में, यानी कि अगर यहां पर किसी भी तरीके की घटना होती है तो उसका जो प्रभाव है पूरी दुनिया पर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि व्यापार का आप देखो 50% हिस्सा और जो ऑयल है उसका 90% हिस्सा, तो आप समझ रहे हैं ना कि भाई सबसे ज्यादा जो बाउंड्री है, सबसे ज्यादा जो शेयर है वो ये कवर कर रहा है। अगर यहां पर किसी भी तरीके की कोई घटना होती है या किसी भी तरीका का दो देशों के बीच में किसी भी तरह का कोई युद्ध जैसी घटना होती है तो बिल्कुल पूरी दुनिया पर इसका प्रभाव पड़ने वाला है। 2 महाशक्ति और एक अखाड़ा, 2 महाशक्ति चीन और अमेरिका। चीन और अमेरिका, मैंने जैसा कि बताया कि क्योंकि ये इंडियन ओशियन एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन इतनी महत्वपूर्ण है इसकी कि अमेरिका और चाइना दोनों यहां पर सोचते हैं प्रभुत्व जमाने के लिए। लेकिन भारत भी एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है और एक महाशक्ति की ओर बढ़ता हुआ देश है, वो इन दोनों को इसमें किसी भी तरीका का कोई अवसर देना नहीं चाहता। अब ये तनाव है, इन दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा। अब अमेरिका का उद्देश्य क्या है? संचार के समुद्री मार्ग, सी लेन्स ऑफ द कम्युनिकेशन पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करना, यानी कि अमेरिका चाहता है कि जो सी लेन्स हैं उन पर जो संचार की व्यवस्था है हमारा पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। चीन का प्रभाव को रोकना, 2 काम इसके हैं कि भाई चीन का प्रभाव हम रोक सकते हैं क्योंकि मलक्का स्टेट है और मलक्का स्टेट से चाइना का बेशक ग्वादर बन गया है, लेकिन ग्वादर से जो बलूचिस्तान की वजह से वहां से बहुत ज्यादा जो व्यापार है वो होता नहीं है उस
उस बंदरगाह से। तो एक जो सबसे अच्छा है वो है आप मलक्का स्टेट से जाएंगे, और मलक्का स्टेट जो है उसको अगर, क्योंकि भारत की वहां पर एक बहुत अच्छी पकड़ है, इसीलिए अमेरिका जो है चाहता है कि इंडियन ओशन पर उसकी पकड़ बनी रहे, ताकि चीन की जो गर्दन है उसके हाथ में रहे। चीन का उद्देश्य क्या है? अपनी अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग को सुरक्षित करना। चाइना भी चाहता है और उसे भी ये पता है कि मेरी जो गर्दन है वो इनके हाथ में है, तो वो भी ऐसा आसानी से तो बैठेगा नहीं, क्योंकि ये भी एक महाशक्ति है। क्षेत्र में अपना प्रभुत्व स्थापित करना और अमेरिका की शक्ति को चुनौती देना, और वो अमेरिका की शक्ति को लगातार चुनौती देगा, क्योंकि ये विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इंडो पैसिफिक अमेरिका और चीन के बीच एक शून्य संचय, जीरो सम प्रतिद्वंद्विता का मैदान बन गया है। यानी कि जीरो सम गेम जो समझते होंगे आप, जीरो सम मतलब एक का नुकसान तो दूसरे का फायदा है, इस तरीका की जो सोच है कि अगर चाइना का नुकसान होगा तभी अमेरिका का फायदा होगा, और अमेरिका ऐसा सोचेगा, लेकिन चाइना भी ऐसे सोचेगा कि अमेरिका का अगर नुकसान होगा तो मेरा फायदा होगा। तो ये जीरो सम गेम की तरह हो गया है इन दोनों के बीच। भारत का संतुलन, द्विध्रुवीय प्रतिद्वंद्विता से परे एक दृष्टिकोण। भारत क्या है, वो ये जो दो ध्रुव बन गए हैं चाइना और अमेरिका, उनसे एक अलग दृष्टिकोण रखता है। भारत की नीति के मुख्य स्तंभ क्या हैं? भारत क्या सोचता है? भारत इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार की प्रतिद्वंद्विता नहीं चाहता। भारत नहीं चाहता कि यहां पर किसी भी दो महाशक्तियों के बीच ये एक अखाड़े के रूप में जाना जाए, ये एक अखाड़ा बन जाए, ऐसा भारत नहीं चाहता। भारत का दृष्टिकोण किसी एक उद्देश्य के खिलाफ नहीं है, बल्कि एक स्थिर और शांतिपूर्ण व्यवस्था, जो मैंने शुरू में बताया। भारत चाहता है पीस, शांति हो, और शांति होगी तभी डेवलपमेंट होगा, क्योंकि भारत जो है चाहता है विकास, और विकास होगा तभी भारत जो है एक महाशक्ति बनेगा, जो कि अमेरिका और चाइना कभी नहीं चाहते। भारत विकसित राष्ट्र बने, ऐसा अमेरिका और चाइना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि इंडो पैसिफिक, यानी कि इंडो पैसिफिक मतलब है कि भारत के नाम पर है, और अगर भारत एक महाशक्ति बनता है तो कहीं ना कहीं अमेरिका और चाइना, उन दोनों की गर्दन इसके हाथ में आ जाएगी, इसीलिए नहीं चाहते हैं वो। मूल मंत्र एक स्वतंत्र, खुला और समावेशी, यानी कि फ्री, ओपन और इंक्लूसिव ये क्षेत्र होना चाहिए इंडो पैसिफिक वाला। रणनीतिक निहितार्थ क्या है इसके? भारत किसी भी गुट में शामिल होने के बजाय उन सभी देशों के साथ जुड़ने को तैयार हो सकता है जो इसे समावेशी दृष्टिकोण साझा करते हैं। भारत सब उनके साथ है जिनका जो इंक्लूसिव अप्रोच है, इंक्लूसिव अप्रोच है, तब भारत उनके साथ है। आसियान के साथ संरेखण, बहुपक्षवाद की नींव रखना। भारत के स्वतंत्र, खुला और समावेशी के इन तीन सिद्धांत जानबूझकर आसियान के मूल्यों के साथ संरेखित किए गए हैं। भारत का दृष्टिकोण स्वतंत्र, खुला और समावेशी, मजबूत बहुपक्षीय मंच और आसियान का मूल्य। समझ गए ना? आसियान के साथ में इस पर मजबूत बहुपक्षीय और मजबूत बहुपक्षीय मंच है ये उद्देश्य है। इंडो पैसिफिक में आसियान का एक महत्वपूर्ण आवाज होना चाहिए, यानी कि इंडो पैसिफिक में आसियान का भी एक शेय होना चाहिए, ऐसा भारत चाहता है। यह प्रदर्शित करना कि भारत की विदेश नीति बहुपक्षीय विचार प्रक्रिया पर आधारित है। तीसरा, एक व्यापक गठबंधन बनाकर किसी भी एक देश के प्रभुत्व को रोकना, क्योंकि भारत दोनों महाशक्तियों से डायरेक्ट तो नहीं, बल्कि एक संगठन बना करके दोनों के बीच एक बैलेंस लाना चाहता है, और आसियान जो है उसने एक ऐसा भूमिका निभा सकता है कि इन दोनों को बैलेंस करने के लिए आसियान के साथ भारत मिलकर के इन दोनों को बैलेंस करेगा। ठीक। भारत की व्यापक रणनीति, एक सुरक्षा प्रदाता के रूप में भारत उभरता भारत। रणनीति के प्रमुख तत्व, भौगोलिक विस्तार, आसियान के अलावा अफ्रीका और मध्य पूर्व के इंडो पैसिफिक संवाद में एकीकृत करना। भूमिका का दावत दो, खुद को एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में प्रस्तुत करना। क्षमता निर्माण, मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस बनाना और मैरीटाइम सिचुएशनल अवेयरनेस हासिल करना। ये भारत ये तीन चीजें इनको चाहता है, ये उसके प्रमुख रणनीतिक तत्व हैं। ठीक है, इन आप इसमें देख लेंगे, ये ग्राफ बना हुआ है, इसे आप देख लेंगे एक बार। ये है भारत का रणनीतिक अंतिम लक्ष्य। अमेरिका चीन प्रतिद्वंद्विता के लिए एक बहुपक्षीय लोकतंत्र और नियम आधारित प्रस्ती संतुलन बनाना, यानी कि दोनों को संतुलित करना। चुनौती नंबर 1, भारत के सामने इसको लेकर के चुनौती भी है, ये डायरेक्ट होने वाला तो है नहीं। चुनौती क्या है हमारे सामने? समस्या का विश्लेषण। भारत की नौसैनिक अपनी क्षमता को बढ़ा रही है, लेकिन अभी तक उस आक्रामक स्तर पर नहीं है जहां वह प्रभावी पावर प्ले कर सके। यानी कि हमारी जो नेवी है अभी उस लेवल की नहीं है कि जो इन दोनों के बीच में
पावर से संतुलन ला सके, समझ गए ना, पावर के द्वारा संतुलन ला सके, वो उस क्षमता पर हमारी हम नेवी नहीं है। सबसे बड़ी कमी विदेशी धरती पर लॉजिस्टिक समर्थन की है, यानी कि जिस तरीका से अमेरिका के बेस पूरी दुनिया के अंदर है, चाइना ने भी धीरे धीरे से अपना जो क्रेडिट यानी कि लोगों को उधारी दे दे करके वहां पर अपने बेस बना लिए हैं। भारत अभी इसमें बहुत ज्यादा पीछे है, भारत बहुत ज्यादा पीछे है, उसके पास में जो विदेशी धरती पर लॉजिस्टिक्स नहीं है अभी भी, ये हमारी कमजोरी है। समझौते का होना एक बात है, भौतिक स्टेशन का होना दूसरी बात है। यानी कि हमारी ऐसी बातें चली जैसे जिबूती, हम्बनटोटा, म्यांमार में देखो चाइना ने तो कितना ये बनाया हुआ है, ये लॉजिस्टिक्स है चाइना के, ठीक है। लेकिन भारत के पास इस तरीका से विदेशी धरती पे और लॉजिस्टिक्स अभी नहीं है। चुनौती 2, बौद्धिक संकट, द इंटेलेक्चुअल क्राइसिस। मूल समस्या इंडो पैसिफिक की कोई एक सर्वसम्मत परिभाषा मौजूद नहीं है, जो मैंने पीछे भी आपको बताया है। जब एक निश्चित परिभाषा नहीं है तो वो भी एक जो है थोड़ा सा परेशानी का सबब है। अमेरिका, चीन, भारत, मध्य पूर्वी, दक्षिण पूर्व एशिया, हर किसी की अपनी अलग अलग समझ है इंडो पैसिफिक को लेकर के। जब तक इस वैचारिक स्थान को स्पष्ट नहीं किया जाता तब तक दीर्घकालिक रणनीतिक बनाना और क्षमताओं का प्रभावी उपयोग करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। पहले डिफाइन तो हो, पहले पता तो चले समस्या क्या है, इलाज तो उसका बाद में होगा ना। तो अभी समस्या ही जो उसकी पहचान नहीं है। परिणाम, रणनीतियों में असंगति, साझा उद्देश्यों की कमी और गलतफहमी और अविश्वास की संभावना जो कि रहती है कि अगर डिफाइन नहीं है क्षेत्र तो इसमें असहमति भी होंगी, इसमें असंगति भी होंगी, इसमें साझा उद्देश्यों में कमी भी आएंगी और गलतफहमी की संभावना भी लगातार बनेगी। क्वाड का विरोधाभास, बौद्धिक संकट का एक सूक्ष्म जगत, यानी कि क्वाड को लेकर के जो मैंने आपको शुरू में बताया है, भारत और अमेरिका के बीच में ही दोनों में क्या है, समझ में अंतर है। अमेरिका सोचता है क्वाड जो है चीन को रोकने के लिए है, उसका मुकाबला करने के लिए है और सैन्य सुरक्षा गठबंधन है। लेकिन भारत क्या सोचता है, क्वाड एक डेवलपमेंटल पार्टनरशिप का टेम्पलेट है, समझ गए। भारत का दृष्टिकोण बिल्कुल अलग है क्वाड को देखने का, लेकिन अमेरिका का जो दृष्टिकोण है वो बिल्कुल अलग है हमसे। तो यहां पर भी असहमति है। अब उद्देश्य क्या है, शक्ति संतुलन। हमारा उद्देश्य क्या है, सहयोग और विकास, क्योंकि भारत विकास की ही बात करेगा, याद रखना। क्योंकि जब तक हम एक महाशक्ति के रूप में स्थापित नहीं हो जाते तब तक हमें इसी तरीका से विकास और सहयोग की बात करनी होगी। हमें कोई भी, जैसे कि हमने आसियान को साथ में लिया, इसी तरीका से अलग अलग संगठन को लेकर के हमें इन महाशक्तियों के भी संतुलित स्थापित करना पड़ेगा, तब जाकर के ही हम विकास कर सकते हैं। क्योंकि शांति रहेगी तो ही हम विकास कर सकते हैं, ठीक है। जब क्वाड और मुख्य स्तंभ पर ही वैचारिक स्पष्टता नहीं है तो व्यापक इंडो पैसिफिक रणनीति को कैसे सफल हो सकती है। इसी स्पष्टता के कारण अमेरिका की रुचि कम हो रही है। यानी कि अमेरिका का जो उद्देश्य था वो सफल नहीं हुआ, क्योंकि अमेरिका चाहता था कि क्वाड जो है एक सैन्य संगठन बन जाए और हम भारत को जो है चाइना के साथ इंडल्ज कर दें, लड़ा दें आपस में, और धीरे धीरे दोनों देश कमजोर हो जाएंगे और हम एक महाशक्ति के रूप में स्थापित रहेंगे। लेकिन ये जो उद्देश्य है, भारत की अपनी जो लीडरशिप है, मोदी जी की जो लीडरशिप है, उसने इसे बिल्कुल भी मौका नहीं दिया। वो समझ गए, इससे पहले से समझ गए अमेरिका को, इसलिए उन्होंने चाइना के साथ में अपने जो बायलैटरल रिलेशन है वो भी अच्छे किए हैं, और जो हमारे जो लैंड का जो बाउंड्री डिस्प्यूट थे उनको भी शांतिपूर्ण तरीका से ही हम धीरे धीरे सुलझा रहे हैं। अस्पष्टता में अवसर भारत के लिए एक सामरिक क्षण है। स्थिति का पुनर्मूल्यांकन, नकारात्मक पक्ष क्या है। इंडो पैसिफिक और क्वाड पर वैचारिक स्पष्टता की कमी ने अमेरिका की रुचि को कमजोर कर दिया है। ये हमारे लिए कम वो है, क्योंकि अमेरिका अब क्वाड को लेकर के बहुत ज्यादा उत्सुकता नहीं दिखा रहा, क्योंकि उसका उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। सकारात्मक पक्ष यह है कि यह शक्ति निर्वात यानी कि पावर वैक्यूम है और अस्पष्टता भारत को एक मौका देती है। यानी कि अगर क्वाड में अमेरिका बाहर हो जाता है तो बचे और जो दो देश हैं उनके साथ भारत मिलकर के क्या है कि वैक्यूम जो अमेरिका के जाने से जो क्रिएट होगा उसको हम भर सकते हैं और अपने आप को एक शक्ति के रूप में इस संगठन में स्थापित कर सकते हैं। ये हमारे पास भारत के लिए अवसर, नेतृत्व की भूमिका निभाना, उन देशों को एक साथ लाना जो भारत के स्वतंत्र, खुले और समावेशी दृष्टिकोण से सहमत है। और भारत का जो दृष्टिकोण वही मैंने बताया कि जो डेवलपमेंट चाहते हैं, क्वाड को एक डेवलपमेंटल मॉडल की तरह और एक उसी टेम्पलेट पर लेकर के जाना है, ना कि एक सैन्य संगठन की तरह। और फिर इसमें और बहुत सारे देश आ जाएंगे, क्योंकि अमेरिका है जो ऐसा चाहता है कि भाई इसको एक सैन्य संगठन बनाकर रखा जाए। अगर अमेरिका इससे बाहर निकलता है या चला जाता है, ज्यादा अपनी रुचि नहीं दिखाता है, तो फिर जाकर के आप कह सकते हैं कि अब भारत जो है इसको लेकर के इसका लीडर बन सकता है और देशों को इसमें शामिल कर सकता है। भारत की प्रतिक्रिया, इंडो पैसिफिक ओशियंस इनिशिएटिव, IPOI। IPO क्या है?
यह एक ओपन रूल बेस्ड पार्टनरशिप है। इसका उद्देश्य वैचारिक बहसों से उलझने के बजाय व्यापारिक सहयोग यानी कि प्रैक्टिकल कोऑपरेशन हासिल करना है। ये इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और इसके उद्देश्य ये हैं, और आज अगर आपका PSIR ऑप्शनल है तो आपको बहुत ज्यादा फायदा करने वाला है ये वाला लेक्चर। IPOI ओपन रूल बेस्ड पार्टनरशिप, व्यावहारिक सहयोग क्या है? कनेक्टिविटी, आपदा राहत, और यहां पर देखोगे आप समुद्री सुरक्षा, पर्यावरण और व्यापार, ये इसके कंपोनेंट्स हैं। तो याद रखना, इनमें से कोई भी आपको दे सकता है कि IPOI क्या है, उससे भी पूछ सकता क्वेश्चन। दृष्टिकोण, दक्षिण पूर्व एशिया और मध्य पूर्व के देशों से सक्रिय रूप से जुड़ना, आर्थिक, पर्यावरण और सामाजिक सुरक्षा स्तरों पर एक समग्र दृष्टिकोण, होलिस्टिक अप्रोच प्रदान करना। आगे की राह क्या है? आगे की राह क्या है? एक बहुपक्षीय नियमन आधारित व्यवस्था का नेतृत्व, भारत की अंतिम रणनीति। लक्ष्य, जब तक वैचारिक स्पष्टता नहीं आती तब तक यह सुनिश्चित करना कि कोई भी दूसरा देश इस क्षेत्र पर हावी ना हो। भारत क्योंकि नहीं चाहता ना इसे, कि ठीक है स्पष्टता नहीं है, लेकिन हम एक अपना प्रभाव जो है यहां बनाकर रखेंगे, शक्ति संतुलन बनाकर रखेंगे। यहां पे ऐसा ना हो कि कोई महाशक्ति अपना जो यहां पर चाइना खासकर अपना प्रभुत्व स्थापित कर ले। दूसरा, समान विचारधारा वाले देशों को एक साथ लाना है, जैसे कि हमने आसियान के साथ किया कि गठबंधन बनाया और उसके साथ इन दोनों को जो हम संतुलित करेंगे। भूमिका, एक मध्यस्थ और एक संयोजक और एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में कार्य करते रहना है हमें, नेट प्रोवाइडर और नेट, क्योंकि जो कार्य करेगा लोग उसे रिकॉग्नाइज करेंगे। दर्शन, टकराव के बजाय सहयोग, प्रभुत्व के बजाय संतुलन, यानी कि हमें टकराव नहीं करने हैं, हमें सहयोग करना है, प्रभुत्व के बजाय संतुलन स्थापित करना है। यानी कि हमें यहां पे हेजीमनी नहीं दिखानी कि जैसे चाइना और अमेरिका चाहते हैं कि हमारा प्रभुत्व होना चाहिए, नहीं, भारत कहता है संतुलन, भारत कहता है टकराव नहीं, हमें टकराव नहीं चाहिए, हमें चाहिए सहयोग। समझ गए? तो ये है, और इसमें भारत का एक उद्देश्य मौजूदा खेल को जीतना नहीं बल्कि खेल के नियमों को बदलना है। भारत थोड़ा सा लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी लेकर के चल रहा है, और भारत चाहता है कि हम जो है इसके खेल के जो नियम हैं उनको ही बदल दें। हम खेल के नियम ऐसे बनाएं जो हमारे पक्ष में हो, क्योंकि अब जानते हैं अगर हम खेल के नियम बनाएंगे तो वैसे ही बनाएंगे जो हमारे पक्ष में होंगे। द्विध्रुवीय प्रतिद्वंद्विता में किसी एक पक्ष को लेने के बजाय भारत एक ऐसी बहुध्रुवीय नियम आधारित व्यवस्था को बढ़ावा दे रहा है जहां सभी देशों के लिए शांति और समृद्धि से व्यापार करने की जगह हो। यह केवल एक प्रतिक्रिया नहीं बल्कि भविष्य के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण है। अब बात आती है वही कि भाई जैसे हम जो नेम होता था नॉन अलाइन मूवमेंट, उस तरीका से हम व्यवहार नहीं कर रहे। हमारी अपनी एक विचारधारा है। हम ये नहीं है कि चाइना के गोद में जाकर के बैठ गए, अमेरिका की गोद में जाकर के बैठ गए और चाइना को काउंटर करने लगे, ये चाइना के साथ आ गए और सोचे कि अमेरिका को काउंटर करने लगे। नहीं, भारत ने इन दोनों के बीच में क्या करा, अपनी एक रणनीति निकाली, और हमने क्या करा कि हम धीरे धीरे इनको वीक करेंगे, इन्हें कमजोर करेंगे, और एक समय आएगा जब हम शक्तिशाली होंगे और हम खेल के जो नियम हैं वो अपनी शर्तों पर और अपने अकॉर्डिंग लिखने वाले हैं। फ्रेंड्स, तो ये थी आज की जो हमारी चर्चा कि हमारा जो इंडियन ओशियन है वो इतना महत्वपूर्ण क्यों है, और मैंने आपको इसमें सारा कुछ सारे जो तरीके हैं अलग अलग अप्रोच से मैंने इसे पढ़ाया है। अच्छा, ये PDF आपको हमारी ऐप पर मिल जाएगी। ऐप है PRS ऑफिशियल, आप उसे डाउनलोड कर लेना। ये जितनी भी मैं आपको पढ़ाऊंगा वो सारी के सारे जो PDF हैं वो हमारी ऐप पे आपको उपलब्ध होती रहेंगी। तो फ्रेंड्स, आपने आज का ये लेक्चर देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।